15 अगस्त 2026 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा भाषण दिया जिसे केवल स्वतंत्रता दिवस का भाषण मानना शायद पूरी तस्वीर को समझना नहीं होगा। पिछले कुछ दिनों में सरकार को राजनीतिक मोर्चे पर झटके लगे। विशेष सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधक विधेयक को जरूरी 2/3 समर्थन नहीं मिला। विपक्ष ने इसे अपनी जीत माना और सरकार के सामने कई असहज सवाल खड़े हुए। लेकिन लाल किले से प्रधानमंत्री जिस आत्मविश्वास के साथ बोले, उसमें इन घटनाओं की बेचैनी दिखाई नहीं दी। सवाल यही है कि आखिर प्रधानमंत्री ने देश को क्या संदेश दिया और क्या इस भाषण के पीछे आने वाले वर्षों की राजनीति और सरकार की पूरी रणनीति की तस्वीर छिपी हुई है। प्रधानमंत्री का सबसे पहला संदेश अपने समर्थकों और देशवासियों के लिए था कि राजनीतिक घटनाक्रमों से उनका रास्ता नहीं बदलता है। सरकार को मालूम था कि विशेष सत्र में 2/3 बहुमत जुटाना आसान नहीं था। प्रधानमंत्री ने विपक्ष से समर्थन की अपील की, लेकिन विपक्ष ने साथ नहीं दिया। विधेयक आगे नहीं बढ़ सका और विपक्ष ने इसे अपनी राजनीतिक उपलब्धि के रूप में पेश किया। इसके बाद भी प्रधानमंत्री ने लाल किले से इस मुद्दे को अपनी कमजोरी की तहत नहीं रखा। इसके बजाय उन्होंने पूरा फोकस भविष्य के भारत पर कर दिया। यही बात इस भाषण की पहली बड़ी राजनीतिक विशेषता बनती है और भविष्य के भारत की उनकी तस्वीर में सबसे आगे कौन था? युवा। प्रधानमंत्री ने युवाओं से लेकर जेन अल्फा तक की बात की। खेलों में प्रतिभा की पहचान से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 में भारत में ओलंपिक की मेजबानी की कोशिश तक। उन्होंने संकेत दिया कि भारत की अगली बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी होगी। 5 से 14 वर्ष के बच्चों की प्रतिभा पहचान कर उन्हें लंबे समय तक प्रशिक्षित करने का विचार सिर्फ खेल नीति नहीं है, यह उस पीढ़ी को तैयार करने की कोशिश है जो अगले 2 दशक में भारत की वैश्विक पहचान तय करेगी। लेकिन युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ खेल नहीं है, शिक्षा और रोजगार का सवाल उससे कहीं बड़ा है। इसी वजह से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। आज महंगी कोचिंग एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहां आर्थिक स्थिति कई बार प्रतिभा पर भारी पड़ती है। बड़े शहरों में रहने वाले और लाखों रुपए खर्च कर सकने वालों परिवारों को जो सुविधा मिलती है, वह छोटे शहर या गरीब परिवारों के विद्यार्थी को हमेशा नहीं मिलती। अगर सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए गुणवत्तापूर्ण मुफ्त तैयारी उपलब्ध करा पाती है तो यह व्यवस्था लाखों युवाओं के लिए अवसर का नया दरवाजा खोल सकती है। ताजा रिपोर्टिंग में भी इस घोषणा को प्रधानमंत्री के भाषण के प्रमुख युवा केंद्रित कदमों में गिना गया है। इसके साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग और दूसरे उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में सीटें बढ़ाने की बात भी सीधे इसी समस्या से जुड़ती है। देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन अवसर सीमित है। जब दाखिला चाहने वालों की संख्या सीटों से बहुत ज्यादा हो तो हर परीक्षा के बाद मेरिट, कट ऑफ और आरक्षण को लेकर विवाद होना स्वाभाविक है। लेकिन समस्या की जड़ में डिमांड और सप्लाई का अंतर भी है। जितने विद्यार्थी अवसर चाहते हैं, अगर उतनी सीटें ही उपलब्ध नहीं होगी तो प्रतियोगिता असामान्य रूप से कठोर बनी रहेगी। इसलिए नए संस्थान, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिक सीटें बनाना लंबे समय का समाधान है। यही कारण है कि
प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी युवाओं के भविष्य से जोड़ा। 1 करोड़ युवाओं को एआई के लिए प्रशिक्षित करने की योजना यह बताती है कि सरकार आने वाली अर्थव्यवस्था को पारंपरिक रोजगार से आगे देख रही है। दुनिया जिस दिशा में बढ़ रही है उसमें एआई, डेटा, डिजिटल तकनीक और आधुनिक कौशल की भूमिका तेजी से बढ़ने वाली है। अगर भारत अपनी विशाल युवा आबादी को इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर देता है तो यही जनसंख्या भारत की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन सकती है। इसके बाद प्रधानमंत्री मैन्युफैक्चरिंग पर आते हैं और यहाँ उनका संदेश और ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। भारत सिर्फ यह कहकर दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकता है। हम बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकते हैं। दुनिया के बाजार में भारतीय उत्पादन तभी टिकेंगे जब गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी। ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो चुका है और यूरोपियन यूनियन के साथ बड़ा समझौता होने की दिशा में काम चल रहा है। ऐसे समझौते भारत के लिए विशाल बाजार खोल सकते हैं, लेकिन उनका लाभ तभी मिलेगा जब भारतीय कंपनियां गुणवत्ता, कीमत और भरोसे में दुनिया से मुकाबला कर सकेंगी। डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का उल्लेख भी इसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा था। भारत जिस देश से लंबे समय तक रक्षा उपकरणों के लिए विदेशों पर निर्भरता की बात की जाती थी, वह अब घरेलू उत्पादन और निर्यात बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका अर्थ केवल आर्थिक फायदा नहीं है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ती है। इसी तरह से ऊर्जा के मामले में भी भारत अपनी निर्भरता कम करने और स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया की मौजूदा परिस्थितियां इस आत्मनिर्भरता की जरूरत को और बढ़ाती है। तेल, गैस, खाद, धातु और महत्वपूर्ण खनिज अब सिर्फ व्यापार की वस्तुएं नहीं रह गए हैं। कई देश अपने संसाधनों का इस्तेमाल रणनीतिक दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे समय में जिस देश की अर्थव्यवस्था और जरूरी संसाधनों के लिए बाहरी निर्भरता ज्यादा होगी, उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता की उतनी ही सीमित होगी। इसलिए आत्मनिर्भर भारत का मतलब केवल देश में सामान बनाना नहीं है। इसका अर्थ है कि संकट आने पर भारत अपने फैसले खुद लेने की क्षमता रखे। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लक्ष्य को भी इसी वैश्विक शक्ति की तस्वीर से जोड़ा। दुनिया के बड़े बैंकों, रेटिंग एजेंसियों, फार्मा कंपनियों और वैश्विक कॉरपोरेट सूची में भारत की बड़ी उपस्थिति का लक्ष्य यह बताता है कि 2047 का सपना केवल जीडीपी का आंकड़ा नहीं है। लक्ष्य यह है कि भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था में ऐसी जगह पहुंचे जहां उसके बिना बड़े वैश्विक फैसले अधूरे माने जाए। भारत ने पिछले वर्षों में कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के संघर्ष जैसी बड़ी वैश्विक चुनौतियों का सामना किया। इसके बावजूद अर्थव्यवस्था, एक्सपोर्ट, रेमिटेंस और विदेशी मुद्रा की स्थिति में मजबूती दिखाई गई। स्टार्टअप और यूनिकॉर्न की संख्या तथा फिनटेक में भारत की सफलता भी इसी बदलती तस्वीर का हिस्सा है। यूपीआई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत ने ऐसी डिजिटल भुगतान व्यवस्था बनाई जिसे आज दुनिया के दूसरे देश भी अपनाने में रुचि दिखाई दे रहे हैं। आत्मनिर्भरता की असली सफलता शायद यही है कि दुनिया से कुछ खरीदने की क्षमता से आगे बढ़कर दुनिया को कुछ देने की क्षमता पैदा हो। लेकिन इस पूरे भाषण का एक राजनीतिक पक्ष भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले दिनों
प्रधानमंत्री और सरकार पर जिस तरह के व्यक्तिगत हमले हुए, उसका जवाब उन्होंने उसी भाषा में देने के बजाय अपने बड़े लक्ष्य को सामने रख कर दिया। संदेश यह था कि राजनीतिक गाली गलौज और अस्थायी विवाद सरकार के एजेंडे से बड़े नहीं है। प्रधानमंत्री का कहना था कि लक्ष्य 2047 का विकसित भारत है और रास्ते में आने वाले राजनीतिक शोर से उस लक्ष्य को बदलना नहीं चाहिए। हालांकि यहाँ सरकार के सामने सबसे कठिन चुनौती भी दिखाई देती है। किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने में सिर्फ विपक्ष या बाहरी ताकतें बाधा नहीं होती। असली समस्या कई बार व्यवस्था के भीतर होती है। प्रशासनिक देरी, भ्रष्टाचार, कमजोर क्रियान्वयन, गलत लोगों का प्रभाव और सिस्टम में बदलाव का विरोध। ये ऐसी रुकावटें हैं जो किसी भी बड़े विजन को जमीन पर उतरने से रोक सकती है। इसलिए अगर प्रधानमंत्री सचमुच 2047 का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो नीतियों के साथ साथ व्यवस्था को भी उतनी ही तेजी से बदलना होगा। यानी लाल किले के भाषण को एक लाइन में समझना हो तो प्रधानमंत्री का संदेश था, झटका लगा है लेकिन दिशा नहीं बदलनी है। विरोध हुआ है लेकिन लक्ष्य नहीं बदलना है। दुनिया में संकट है लेकिन भारत को पीछे नहीं हटना है। और समर्थकों से शायद सबसे महत्वपूर्ण अपील यही थी कि धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि कुछ बदलाव तुरंत दिखाई देंगे, कुछ समय लेंगे और कुछ का परिणाम वर्षों बाद सामने आएगा। लेकिन 15 अगस्त की राजनीति यहीं खत्म नहीं हुई। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के पूरे गायन को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ, उसने प्रधानमंत्री की भाषण के बिल्कुल विपरीत एक दूसरा राजनीतिक दृश्य सामने रख दिया। एक वीडियो को लेकर आरोप लगाया गया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से राष्ट्रगीत को लेकर आपत्ति या उसे रोकने के संकेत दिए। कांग्रेस की ओर से इसका गलत स्पष्टीकरण सामने आया कि कहा गया कि सोनिया गांधी खड़गे के लंबे समय तक खड़े रहने को लेकर उनकी कुर्सी की बात कह रही थी। इस मामले पर भाजपा ने कांग्रेस नेताओं से माफी की मांग तक की है। यहीं से राजनीतिक बहस राष्ट्रवाद और संस्कृति पहचान के सवाल पर पहुंच जाती है। वंदे मातरम को लेकर 1937 के ऐतिहासिक निर्णयों का संदर्भ भी फिर चर्चा में आया। आरोप है कि उन समय राजनीतिक समझौते और मुस्लिम लीग को साथ रखने की कोशिशों ने राष्ट्रगीत के पूर्ण गायन को सीमित करने में भूमिका निभाई थी। आज भी कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए जाते हैं, जबकि कांग्रेस इस तरह की राजनीतिक व्याख्याओं को स्वीकार नहीं करती। लेकिन यह विवाद दिखता है कि भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद और संस्कृति प्रतीकों का सवाल अभी भी कितना प्रभावशाली है। ताजा घटनाक्रम में इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप और तेज हो गए। अब दोनों तस्वीरों को एक साथ रखिए। एक तरफ लाल किले से युवा एआई मुक्त कोचिंग, मैन्युफैक्चरिंग, आत्मनिर्भरता, ऊर्जा सुरक्षा और 2047 की विकसित भारत का रोड मैप रखा जा रहा है। दूसरी तरफ देश की राजनीति राष्ट्रगीत और संस्कृति पहचान को लेकर फिर आमने सामने है। यही आज की भारतीय राजनीति का बड़ा विरोधाभास भी है। राजनीति एक साथ भविष्य की अर्थव्यवस्था और अतीत की संस्कृति स्मृतियों दोनों के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन अंत में सबसे बड़ा सवाल किसी नेता की जीत या विपक्ष की हार का नहीं है। सवाल यह है कि भारत को 2047 में
वास्तव में कहां पहुंचाना है। अगर भारत को दुनिया की बड़ी आर्थिक, तकनीकी और रणनीति ताकत बनाना है तो युवा शक्ति को अवसर देना होगा, शिक्षा का विस्तार करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग की गुणवत्ता बढ़ानी होगी, एआई और नई तकनीकी में आगे जाना होगा, ऊर्जा और रक्षा में आत्मनिर्भर बनाना होगा और सिस्टम की अंदरूनी कमजोरियों को दूर करना होगा। इसलिए 15 अगस्त 2026 का प्रधानमंत्री का भाषण केवल बीते 12 वर्षों की उपलब्धियों का हिसाब नहीं था, यह आने वाले 21 वर्षों के भारत की राजनीतिक और आर्थिक रूपरेखा पेश करने की कोशिश थी। अब असली परीक्षा भाषण की नहीं, अमल की है। लाल किले से लक्ष्य बता दिया गया है, दुनिया की परिस्थितियां भी सामने है, राजनीतिक विरोध भी रहेगा और रास्ते की बाधाएं भी रहेगी। अब देखना यही है कि सरकार इन बाधाओं को हटाकर उस भारत को कितनी तेजी से जमीन पर उतार पाती है, जिसकी तस्वीर प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश के सामने रखी है।